हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा XYZ में एक नई वीडियो के साथ। मैं राकेश कुमार आज बताने वाला हूं आपको। सब्जेक्ट हमारा है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड। यह सब्जेक्ट जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IC और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को दोनों ब्रांचों में थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में चलता है। तो वीडियो बने रहिए, देखते हैं आगे क्या है। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं साइलेंट्री कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ स्क्वायरल केज एंड सिल्वरिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो आगे इसके बारे में इंडक्शन मोटर क्या होता है दोस्तों, वह दो प्रकार का होता है। पहला हमारा है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरा हमारा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला क्या हमारा है सिंगल केज स्क्वायरल इंडक्शन मोटर, दूसरा क्या है डबल केज स्क्वायरल इंडक्शन मोटर। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में जानेंगे सिंगल केज स्क्वायर इंडक्शन मोटर के बारे में पूरा डिटेल में हम जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो आपको समझ आ सकती है और ये एग्जाम में 5 मार्क्स आने की संभावना है। तो देखते हैं इसके पार्ट के बारे में क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, जैसा कि आपको कैमरे के सामने दिख रहा होगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल केज स्क्वायरल 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के दो भाग होते हैं। पहला क्या हमारा है स्टेटर है, दूसरा क्या हमारा रोटर है। ठीक है, अब जानेंगे कि स्टेटर रोटर के पूरा डिटेल के बारे में, और स्टेटर और रोटर के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला हेडिंग क्या है स्टेटर। स्टेटर दोस्तों जो मेनली बेसिकली क्या जो बना होता है वह हमारा सिलिकॉन स्टील से बना होता है। पहली बात अपनी भाषा में मैं बता देना चाहता हूँ। जो हमारा स्टेटर होता है वह सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को से बना होता है, जिसमें क्या होता है प्रत्येक पत्ती की जो मोटाई होती है वो 0.3 से 0.6 mm तक होती है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें वार्निश की पतली परत चढ़ा दी जाती है, पतली पर चढ़ा जाती है। फिर क्या करते हैं जो हमारी जो पत्तियां होती हैं उनको एक साथ संगठित कर दिया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं जो हमारा मोटर का जो योग होता है, जो ढांचा होता है, उस पर हम कस दिया जाता है। ठीक है, कसने के बाद क्या होता है मोटर के स्टेटर के अंदर की ओर क्या स्लॉट बने होती है। ये सब हमारे स्लॉट बने होते हैं। फिर क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं वार्निंग करते हैं। वार्निंग करने के बाद इसमें क्या होता है कि मोटर के दोनों सिरों ओर 2 सिरा प्लेटें लगी होती हैं जो बोल्ट द्वारा कसी होती हैं। ठीक है, बोल्ट द्वारा कसी होती हैं, और इसमें क्या होता है कि बेयरिंग लगी होती है और इसमें हमारा शाफ्ट घूमता है, यही हमारा होता है रोटर। अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है, मैंने अपनी भाषा में समझा दिया। स्टेटर को सिलिकॉन स्टील की गोल पत्तियों को संगठित करके बनाया जाता है। जैसे मैं बता दिया कि जो हमारा स्टेटर होता है वो सिलिकॉन स्टील की गोल पत्तियों को संगठित करके बनाया जाता है। प्रत्येक पत्ती की जो मोटाई होती है वो 0.3 से 0.6 mm तक होती है। जो प्रत्येक पत्ती की जो हमारी सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती हैं उनकी जो मोटाई होती है वो 0.3 से 0.6 mm तक होती है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है कि ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए वार्निश की पतली परत चढ़ा दी जाती है। कहने का मतलब ईडी करंट लॉस जो होता है, जो हमारे लॉसेस होते हैं मोटर में, उसको कम करने के लिए हम वार्निश की पतली परत को चढ़ा दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं फिर सभी पत्तियों को संगठित करके मोटर के योग पर बोल्ट द्वारा कस दिया जाता है। जितनी पत्तियां हमारी होती है उनको एक साथ संगठित कर लेते हैं। संगठित करने के बाद करते हैं उसके मोटर के योग पर हम कस देते हैं। फिर इसके बाद क्या है स्टेटर कोर में अंदर की परत की ओर वाइंडिंग के लिए खांचे बने होते हैं। स्टेटर कोर में क्या होता है कि वाइंडिंग के लिए क्या होते हैं, अंदर सब खांचे बने होते हैं जिस पर क्या कहते हैं हमारी वाइंडिंग की जाती है। जिसपे क्या कहते हैं, जिसमें मोटर के साथ वाइंडिंग के लिए खांचे बने होते हैं। मोटर के साथ 2 सिरा प्लेटें बोल्ट द्वारा कसी होती हैं। ठीक है, कस दिया कसी होती हैं तथा प्रत्येक प्लेट पर बेयरिंग लगी होती है जिस पर हमारा शाफ्ट घूमता है। यही हमारा होता है स्टेटर। आसान भाषा में मैंने समझा दिया कि स्टेटर सिलिकॉन स्टील से बना होता है और इसकी मोटाई जो होती है 0.3 से 0.6 mm तक होती है। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए वार्निश की पतली परत चढ़ाई जाती है और उसके बाद उसको एक साथ संगठित करने के बाद मोटर के योग या ढांचा जो होता है उस पर कस दिया जाता है। और मोटर के अंदर के स्लॉट बने होते हैं, वार्निंग के लिए क्या स्लॉट बने होते हैं, और उसमें सिरा प्लेटें लगी होती हैं जिस पर हमारी क्या होती है, जिस पर हमारी बेयरिंग लगी होती है। बेयरिंग को जिस पर हमारा क्या होता है शाफ्ट घूमता है, यही हमारा होता है स्टेटर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है रोटर। नेक्स्ट हमारा क्या है रोटर। ये हमारा रोटर का डायग्राम है, मैं आपको अपनी भाषा में समझा देना चाहता हूँ। रोटर भी क्या होता है हमारा सिलिकॉन स्टील से बना होता है। पहली बात भैया, जो रोटर हमारा होता है वह सिलिकॉन स्टील से बना होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो सिलिकॉन स्टील की गोल पत्तियों को संगठित करके बनाया जाता है।
इसमें भी कहते हैं ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए कहते हैं वार्निश की पतली परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, और चाहती है और क्या करते हैं कि ये जो हमारी पत्तियां होती है वो एक दूसरे से संपर्क न रहे, मतलब विद्युत रोधित कर जाती है। विद्युत रोधित करने का मतलब उस पर वार्निश की पतली परत चढ़ा जिससे वो साड़ ना हो। ठीक है, या रोटर में क्या होते हैं बंद खांचे होती है, हमारे बंद खांचे होते हैं जिसपे क्या कहती है जो जिसपे क्या कहते हैं हमारे कॉपर या एल्युमिनियम के वाइंडिंग की जाती है। फिर क्या करते हैं जो हमारी ये वाइंडिंग होती है इसको एक छल्ले द्वारा साट कर देते हैं। ठीक है, एक छल्ले द्वारा साट कर देते हैं। और जो रोटर की आकृति जो होती है वह स्क्वायरल केज की तरह होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा होता है रोटर। तो रोटर में देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है, मैं पढ़ को आपको सुना देना चाहता हूं। तो इसमें ये लिखा है कि यह मोटर का घूमने वाला भाग होता है। इससे सिलिकॉन स्टील की गोल पत्तियों को संगठित करके बनाया जाता है। इसे मैंने बता दिया कि जो मोटर का रोटर होता है, मोटर का रोटर जो होता है घूमने वाला भाग होता है और इसे सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से संगठित करके बनाया जाता है। दूसरी बात इस क्या है कि रोटर की प्रत्येक पत्ती पर ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए तथा एक दूसरे से विद्युत रोधित करने के लिए वार्निश की पतली परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, जो कि रोटर की पत्तियों में क्या कहते हैं ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए और एक दूसरे जो पत्तियां हैं वो एक दूसरे के संपर्क में ना आए, इसके लिए क्या करते हैं कि हम वार्निश की पतली परत को चढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट हमारा क्या है, रोटर पर बंद खांचे होते हैं। कहने का मतलब जो रोटर होता है उस पर हमारे क्या होते हैं बंद खांचे होते हैं जिनमें कॉपर या एल्युमिनियम के कंडक्टर डाले जाते हैं। कहने मतलब वाइंडिंग की जाती है, वही हमारा जिसपे क्या कहते हैं कि हम जो हमारे खांचे बने थे रोटर पर उस पर हम एल्युमिनियम या कॉपर के वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, फिर इन सभी कंडक्टर को एक छल्ले के द्वारा करते हैं साट कर देते हैं। ठीक है, एक छल्ले के द्वारा साट कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, एक छल्ले से साट कर देते हैं। इस मोटर की आकृति स्क्वायरल के केज की तरह होती है, इसलिए इसे सिंगल केज स्क्वायरल रोटर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही हमारा होता है रोटर। अब जानेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। पहली बात, जो हमारा रोटर जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है वह हमारा क्या रहता है, जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल है इसको हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल में आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। पहली बात क्या होता है कि जब हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर स्क्वायरल टाइप सिंगल स्क्वायर टाइप इंडक्शन मोटर के 3 फेज वाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई देते हैं। ठीक है, 3 फेज सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि मोटर में क्या होता है कि हमारा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उनकी मोटर के स्टेटर में चारों तरफ क्या होता है घूमता है। ठीक है, मोटर में चारों तरफ घूमता है। ठीक है दोस्तों, यह मोटर के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, मैं डायग्राम द्वारा थ्रू समझाता आपको। क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जो 3 फेज सप्लाई दिए इसके बाद जो मोटर के रोटेटर में एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो मोटर के अंदर क्या होता है घूमता है, इस तरह इसके साइड घूमता है। इसके बाद क्या होता है कि जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होता है वह रोटर के कंडक्टर से कटता है। ठीक है, रोटर से कंडक्टर से कटता है। ठीक है दोस्तों, रोटर के कंडक्टर से कटता है, रोटर से कंडक्टर के कटता है। इसके बाद क्या होता है कि जो रोटर में क्या होता है एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि अगर हम पढ़े हैं कि अगर कोई जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा था तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। फैराडे के नियम के अनुसार क्या होता है उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि फैराडे के नियम अनुसार क्या होता है इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत भाव बल उत्पन्न होता है। चूंकि क्या होता है कि जो रोटर का हमारा कंडक्टर होता है एक छल्ले के द्वारा शॉर्ट होता है। ठीक है दोस्तों, एक छल्ले के द्वारा शॉर्ट होता है जिस कारण उसमें करंट फ्लो होती है और उसमें एक क्या होता है एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है हमारे 2 फ्लक्स हो गए, एक रोटर हो गया स्टेटर हो गया। और मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए हमें क्या होता है कम से कम 2 फ्लक्स की आवश्यकता होगी। तब तक 2 फ्लक्स नहीं होंगे, उनके बीच फेज डिफरेंस नहीं होगा, तब तक हमारी मोटर नहीं घूमेगी। इसके लिए सबसे हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मोटर के लिए हमारे 2 फ्लक्स होना अति आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, जब दोनों फ्लक्स उत्पन्न हो गए तो क्या होता है कि जो मोटर का घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र और जो रोटर का चुंबकीय क्षेत्र करते हैं अंतर क्रिया करते हैं। अंतर क्रिया करने के बाद क्या होता है रोटर पर एक हमारा टॉर्क कार्य करने लगता है, जिससे क्या जो हमारा रोटर होता है वह जो स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है। यही होता है हमारा इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें यह लिखा गया है कि जब 3 फेज सप्लाई को इंडक्शन मोटर को 3 फेज से संयोजन करते हैं।
ठीक है, कहना थ्री फेज सप्लाई को हम थ्री फेज मोटर के थ्री फेज वाइंडिंग में दे देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तब मोटर में एक नियमित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मोटर में क्या होता है, एक हमारा नियमित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो उत्पन्न हो गया। ठीक है दोस्तों, जो सिंक्रोनस स्पीड से मोटर में घूमता है, कहने मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड से मोटर में घूमता है, ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, यह सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। अब भैया पूछेंगे सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड हमारी ये होती है कि रोटर स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जिस वेग से या जिस स्पीड से घूमता है उसे ही कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। ये भैया हमारी होगी सिंक्रोनस स्पीड, इसकी ये डिफिनेशन है, इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद क्या है कि तथा यह घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र रोटर के चालक से कटता है। जो हमारा जो उत्पन्न घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होता है वह रोटर के कंडक्टर से कटता है। ठीक कट गया भैया, जिससे रोटर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत जिससे क्या होता है, रोटर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है फैराडे के नियम के अनुसार उत्पन्न होकर। ठीक है उत्पन्न भैया। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, चूंकि रोटर का सभी कंडक्टर एक छल्ले से द्वारा शॉर्ट होता है। चूंकि क्या होता है कि जो रोटर का कंडक्टर हमारा होता है वो एक छल्ले के द्वारा शॉर्ट होता है, इसलिए रोटर में धारा प्रवाहित होती है। क्या होता है, इसलिए क्या होता है, रोटर हमारी एक धारा फ्लो होने लगती है। धारा फ्लो होती है तथा रोटर का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि रोटर का पुनः एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न मतलब चुंबकीय फ्लक्स हो गया। इस प्रकार हमारे दो चुंबकीय क्षेत्र या दो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो गए। अब देखते हैं आगे क्या लिखा गया इसमें। अब क्या हो गया, हमारे दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गए। इसके बाद क्या होता है कि स्टेटर के घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र तथा रोटर के चुंबकीय क्षेत्र के मध्य अंतःक्रिया होती है, वह इंटरनल रिएक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, जिससे रोटर पर एक बलागुण कार्य करता है। जिससे क्या होता है कि रोटर पर एक हमारा बलागुण कार्य करने लगता है तथा रोटर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने लगता है। जो हमारा रोटर होता है वह स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने लगता है। आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझाना चाहता हूं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि चित्र ए में क्या दिखाया गया है, हमारा स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, चित्र ए में स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है। चित्र बी में क्या गया है कि रोटर के चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारा रोटर का चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और चित्र सी में क्या है, दोनों की अंतर क्रिया को दिखाया गया है कि इस पर क्या है कि जो हमारा रोटर है उससे हमारा एक बलागुण कार्य कर रहा है, एक बलागुण कार्य कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया स्टेटर, ये हमारा रोटर। ठीक है दोस्तों, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार होगी, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार होगी, इसकी डायरेक्शन जो होगी इस प्रकार होगी, इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो होगी, जो मोटर हमारा घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमेगा। जो रोटर का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसकी दिशा में घूमेगा। ठीक है दोस्तों, तब देख लेते हैं आगे क्या लिखाया गया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपको 100% गारंटी के साथ समझ में आ सकता है अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं। ये एग्जाम में 5 नंबर के आने के संभावना है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं क्या लिखा गया है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में मुख्य रूप से एक स्टेटर तथा एक रोटर होता है। स्टेटर में एक थ्री फेज वाइंडिंग के समान होती है। स्टेटर में जो वाइंडिंग होती है एक थ्री फेज वाइंडिंग के समान होती है। सॉरी, इसमें ये लिखा गया है स्टेटर में एक थ्री फेज वाइंडिंग जो होती है वह सिंक्रोनस वाइंडिंग के समान होती है। रोटर में शॉर्ट सर्किट कंडक्टर लगाए जाते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि रोटर में शॉर्ट सर्किट कंडक्टर लगे होते हैं, जो इसके छल्ले से रोटर का जो कंडक्टर होता है उसे एक छल्ले से शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरा इसमें क्या है, जब स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई दी जाती है तो वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करता है। मैंने बता दिया कि जब स्टेटर को सप्लाई दिया जाता है तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। रोटेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर के द्वारा काटी जाती है और उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। कहने मतलब जो रोटेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है वह रोटर के कंडक्टर से कटती है और उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न करता है। ठीक है, रोटर में एक ईएमएफ उत्पन्न करता है। उत्पन्न ईएमएफ के कारण रोटर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है और उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। इस प्रकार दो मैग्नेटिक फील्ड हमारे उत्पन्न हो गए। ठीक है दोस्तों, और चौथा हमारा क्या है, चित्र ए में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है। जैसे मैंने बता दिया चित्र ए में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है। चित्र बी में रोटर के कंडक्टर में प्रवाहित करंट के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया गया है। ठीक है, चित्र बी में क्या दिखाया गया है कि जो रोटर में फ्लो होने करंट के कारण उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया गया है। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या हमारा है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि एक कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पर उपस्थित है। अतः उस पर आगे क्या देखते हैं,
अतः उस पर एक बल कार्य करेगा, उसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। कहने का मतलब क्या होता है कि जब हमारे दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गए तो क्या होता है, रोटर पे एक बलागुण कार्य करने लगता है। बलागुण कार्य करने लगता है जिससे रोटर हमारा मूवेबल या रोटेट करने लगता है, और उस जो रोटर की घूमने की दिशा होती है उसको हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे आगे क्या है। इस परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रोटर रोटेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में गतिमान हो जाती है। ठीक है, रोटेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की रोटेटिंग स्पीड सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। कि रोटेट जो हमारा जो घूमने वाली चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे ही कहते हैं हम रोटेट होने वाली रोटर में रोटेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की रोटेटिंग स्पीड सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। रोटेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की रोटेटिंग स्पीड जो होती है उसे ही कहा जाता है हमारा सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिखा गया इसमें। परंतु रोटर सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है, ठीक है, कहलाती है, परंतु रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलता। कहने का मतलब जो हमारा रोटर होता है वह सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलता है। क्योंकि भैया क्योंकि यहाँ पर दिखना, क्योंकि यहाँ पर देखने की बात है, यदि रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है तो उसके द्वारा कंडक्टर नहीं काटा जाएगा और उसमें इंड्यूज ईएमएफ शून्य होगा और अतः रोटर चलना बंद कर देगा। कहने का सीधी सीधी बातों बोले, अगर हमारा रोटर का जो स्पीड है वह सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाता है तो रोटर हमारा भैया नहीं घूमेगा। अगर हमारा एनआर बराबर एनएस हो जाए, रोटर की स्पीड हमारा एनआर होती है और सिंक्रोनस स्पीड को हम एनएस से डिनोट करते हैं। अगर इनकी दोनों स्पीड जो बराबर हो जाएगी तो क्या होगा कि जो रोटर का कंडक्टर होगा वह जो सिंक्रोनस जो हमारे घूमने वाली चुंबकीय क्षेत्र होती है उसके द्वारा क्या होगा, कंडक्टर जो रोटर कंडक्टर उससे कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो क्या होगा कि उसमें ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, और जब ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा तो मोटर हमारा घूमेगा नहीं। जब घूमेगा नहीं, घूमने का मतलब कि दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होंगे, इससे क्या होगा कि हमारा रोटर नहीं घूमेगा। ये प्रश्न है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपका जो एग्जाम है आपके वाइवा में पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या सिंक्रोनस जो हमारी इंडक्शन मोटर है उसका रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए तो मोटर भैया घूमेगी या नहीं? नहीं भैया, आप ऐसा सोचेंगे नहीं घूमेंगी। पूछेंगे क्यों नहीं घूमेगी, आप ये बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आप ये बताएंगे यदि सिंक्रोनस स्पीड यदि मोटर का रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है, ठीक है, यदि रोटर जो होता है सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है तो क्या होता है जो उसके जो रोटर कंडक्टर होता है वो कटता नहीं करता है। जब कटेगा नहीं भैया तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो उसमें फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार क्या होगा, मोटर हमारी नहीं घूमेगी। आपको ऐसा कहना है कि हमारी मोटर नहीं घूमेगी। जब हमारा एनएस पर एनआर होगा तो मोटर हमारी नहीं घूमेगी। अब देखते हैं भैया नेक्स्ट क्या है। अगला नेक्स्ट क्या है कि जब पुनः स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी कम हो जाएगी तो कंडक्टर द्वारा फ्लक्स काटा जाएगा और ईएमएफ उत्पन्न होगा, जिससे मोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे चलेगी, जिससे कि मोटर की रेटिंग स्पीड कहते हैं। कहने का मतलब जब हम मोटर की स्पीड जो होती है सिंक्रोनस स्पीड से कम कर देंगे तो क्या होगी, हमारी मोटर नाचेगी। मैं आपको एग्जांपल तो समझाता था। यहाँ पर हमारा जो एनएस है ये हमारी सिंक्रोनस स्पीड है और एनआर हमारा रोटर स्पीड है। जब हमारा एनआर की वैल्यू एनएस से कम होगी तो हमारी हमारी मोटर रहेगी वह घूमेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मोर नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।